1 अप्रैल 2026 से सेविंग अकाउंट को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। आरबीआई द्वारा भी नियमों में बदलाव किए गए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी नया इनकम टैक्स एक्ट, नए इनकम टैक्स रूल जारी किए गए हैं, जिसमें कई सारी सेविंग अकाउंट को लेकर लिमिट जारी करी गई है। दोस्तों, सेविंग अकाउंट पर अब अगर आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए जमा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको इनकम टैक्स की नोटिस कभी भी आ सकती है। कई लोग इसको कैजुअली ले लेते हैं कि सेविंग अकाउंट में कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हम 5 लाख रुपए जमा कर देते हैं, 6-7 लाख रुपए जमा कर देते हैं, डिपार्टमेंट क्या उखाड़ लेगा, डिपार्टमेंट हमें कैसे पकड़ेगा जब इतने छोटे अमाउंट का, स्मॉल अमाउंट का और इतनी सारी जनता है, तो उसमें हमारा अकाउंट कहां दिखाई देगा। एक केस मैं आपको बताता हूं, जहां पर एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने खाते में 10 लाख रुपए जो है वो जमा कर दिए और इन्होंने एक छोटा सा ट्रांजैक्शन जो था वो किसी से करवाया था जहां से ऑनलाइन पेमेंट आई है। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट जो आई थी वो अलग थी और साथ में इन्होंने कैश भी जमा करवाया हुआ था। इनका जो मार्केट का बिजनेस था, छोटा मोटा सब्जियों का बिजनेस था, तो कैश कह रहे थे कि कैश जो था वो मैंने जमा करके डाल दिया। अच्छा, ये जो कैश डाला वो भी 1 साल ही डाला है इन्होंने, बाकी के ना इससे पहले कभी रिटर्न भरी थी ना इसके बाद में कभी भी इन्होंने रिटर्न भरी है। पिछले 3-7 साल पहले ही इन्होंने जो है कैश पूरा का पूरा बैंक में डाला है, 10 लाख रुपए। और साथ में इनको एक ऑनलाइन ट्रांसफर से एंट्री आई है, इन्होंने किसी का काम किया था तो वो भी एंट्री उसी बैंक में उसी साल आई है। अब हुआ ऐसा है, जिस व्यक्ति ने इन्हें के पैसा जो ट्रांसफर किया था उस व्यक्ति को जो है वो ईडी ने पकड़ लिया। ईडी ने इस वजह से पकड़ा, उसने या तो कोई झोलझाल किया होगा या कोई गड़बड़ करी होगी जिस वजह से वो यहां पर पकड़ा गया। अब उसको तो पकड़ा गया है, साथ साथ में जिसने कैश डाला था उस व्यक्ति को भी समन भेजा गया कि बताइए आपके खाते में जो पैसा आया है और कैश जो जमा हुआ है उसका ब्यूरो दीजिए और ये भी बताइए साथ में कि इसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरी है नहीं भरी है, सारा हिसाब मुझे जो है वो आप समझा दीजिए। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है परेशान है, कंफ्यूज है, वो ये सोच के बैठा था कि भाई 10 लाख से अंदर ही तो मैंने पैसा जमा किया कैश, फिर भी यहाँ पर मैं पकड़ा गया। तो दोस्तों, ये कभी ना समझे, एक छोटी सी भी गलती कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर करता है तो वो आप पर भारी पड़ सकता है, ये जानिएगा आप। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये ना समझे कि कैश अगर आप जमा करते हैं लिमिट से अंदर तो आपको कभी भी नोटिस नहीं आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट जब भी अगर आपको पकड़ता है तो आपको नोटिस भेजता है और ये पूछता है जो भी पैसा बैंक में आपने डाला है या कहीं से भी आया है, इसका प्रॉपर आपने आईटीआर भरा है, प्रॉपर सोर्स क्या है, इनकम क्या है। नहीं बताने पर ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स के अंदर कैश को लेकर 117% की पेनल्टी 1 अप्रैल से लागू करी गई है। इससे पहले की बात करें तो 84% थी, लेकिन अब आपको 117% देना पड़ेगा। 30% टैक्स, 25% सरचार्ज, साथ में सेस लगेगा 4% और इसके साथ 200% पेनल्टी के साथ आपको देना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए भी जमा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स की नजर में जिस दिन अगर आप आ गए यहां पर, अगर आप सोर्स नहीं बता पाए कि पैसा जो है वो कहां से आपका आया है, तो इस केस में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। हालांकि इस व्यक्ति ने जो ना आईटीआर भरी थी, ना पिछले सालों की भरी थी, ना आगे के सालों की भरी थी, तो यहां पर जो है उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ऐसी गलती ना करें। हमेशा हम कहते हैं आईटीआर जरूर भरें। आप पैसा डाल रहे हैं कैश तो उसका प्रॉपर सोर्स आपके पास होना चाहिए, नहीं होगा तो उस केस में दिक्कत आपको आ सकती है। आइए वीडियो पे बढ़ते आगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी जानकारी, प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें। कई लोग लाइक नहीं कर रहे, तो निवेदन है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है कमेंट करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो भी हमें बताएं। कोई और नए सवाल है, कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अब आप नॉमिनी जो है वो यहां पर एक से ज्यादा रख सकते हैं। सरकार द्वारा बैंकिंग रूल के द्वारा अब नॉमिनी के जो नियमों में बदलाव किया गया है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, एफडी अकाउंट हो, आपका लोकर है, सेफ कस्टडी है जहां पर आप अपनी वैल्यूएबल चीजें रखते हैं, तो उसमें अब आप एक से ज्यादा नॉमिनी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन क्या होता है। नॉमिनेशन का मतलब है आपको एक पर्सन चुनना, आपका खास रिश्तेदार, यानी आपके अगर वाइफ है, बच्चे हैं, उनमें से आप किसी को चुनते हैं ताकि आपका जो पैसा है या आपका जो एसेट है आपकी डेथ के बाद वो उसका ख्याल रख पाए या जो भी लीगल बाकी के हायर है उनमें बांट पाए। तो एक विश्वासी पर्सन जो है उसे आप नॉमिनी चुनते हैं। बैंक डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, एफडी अकाउंट हो, सभी में नॉमिनी का ऑप्शन होता है आपके लोकर कंटेंट में, या फिर अगर आपकी सेफ कस्टडी है तो वहां पर भी आपका नॉमिनी का होता है। अच्छा, पहले आप सिर्फ एक नॉमिनी रख सकते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि अकाउंट होल्डर की भी डेथ हो गई, नॉमिनी की डेथ हो गई, अब पैसा किसको जाए,
तो वहां दिक्कत आ जाती थी, या फिर नॉमिनी खुद ही सारा पैसा रख लेता था तो वहां पर भी दिक्कत आ जाती थी। तो उस केस में अब यहां पर आरबीआई द्वारा, बैंक द्वारा ये नियमों में बदलाव किया गया। अब आप 4 नॉमिनी जो है एज ए पर्सन रख सकते हो। यानी अगर कोई वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 सन हो गए, साथ में डॉटर है, तो इन 4 का आप नॉमिनेशन में डाल सकते हो। अच्छा, डालने के लिए 2 तरीके दिए गए हैं, एक तो है साइमल्टेनियस और दूसरा है सक्सेसिव। ये साइमल्टेनियस क्या है? जहां पर आप सभी का शेयर डिफाइन करेंगे। एग्जांपल के तौर पे वाइफ है तो 50%, बाकी का जो सन है वो 50%। आप चाहें तो 4 अगर होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 है, वाइफ भी है, सन भी है, फिर यहां पर सन 2 हो गया, फिर ये आपकी डॉटर हो गई, तो इस केस में सभी को 25-25 भी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप रेशियो जो है वो दे सकते हैं। आप चाहें तो किसी को 30%, किसी को 40%, किसी को 10%, किसी को 15%, इस तरह से आप रेशियो साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। अगर आप ये रेशियो डिफाइन नहीं करते तो उस केस में बैंक डिफाइन करेगा और इक्वल प्रोपोर्शन में सभी को दिया जाएगा। दूसरा है आपका सक्सेसिव बेसिस पर आप नॉमिनी डाल सकते हैं, यानी कि पहले वाइफ को रख सकते हैं। अच्छा, वाइफ की डेथ हो गई, उसके बाद सन को पैसा दिया जाएगा, सन की डेथ होगी तो फिर दूसरे सन को, फिर सन की डेथ हो गई तो डॉटर को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर वाइज चलेगा, जिसका पहला नाम है उसको पहला पैसा दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति अलाइव नहीं है तो उस केस में फिर दूसरे व्यक्ति को पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए 4 से ज्यादा अगर गलती से किसी ने 5 डाल दिए, 5 नॉमिनी डाल दिए, तो पहले के जो 4 है वही मान्य माने जाएंगे। जो पहले फर्स्ट 4 होंगे उसी को कंसिडर किया जाएगा अगर वो अलाइव है। लोकर की बात करें, सेफ कस्टडी की बात करें, तो यहां पर भी सेम नियम लागू होगा। यहां पर भी आप 4 नॉमिनी रख सकते हैं। सक्सेसिव नॉमिनेशन का यहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा, साइमल्टेनियस यानी परसेंटेज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फॉर्मेट में आपको बता दूं, जो आपको फॉर्म में दिख जाएगा, तो ये आपका फॉर्मेट है जहां पर नॉमिनी का नाम, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, रिलेशनशिप, एज, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये हो गया आपका सक्सेसिव नॉमिनेशन, और ये हो गया आपका साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। यहां पर आप परसेंटेज बता सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वाइफ है, यहाँ पर सन हो गया 1 और सन 2 डाल दिया, और ये हो गया डॉटर। तो ऐसे करके आप इनका एड्रेस वेड्रेस सब डाल देंगे। ये फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी, थर्ड नॉमिनी, फोर्थ नॉमिनी। तो पहले वाइफ को दिया जाएगा, वाइफ नहीं है तो बच्चों को दिया जाएगा, फिर सेकंड इसको दिया जाएगा, ये दोनों भी नहीं है तो इसको दिया जाएगा, फिर ये तीनों नहीं है तो फिर डॉटर को दिया जाएगा। अच्छा, डॉटर को कब मिलेगा? जब ये तीनों की डेथ हो जाएगी। सन 2 को कब मिलेगा? जब इन दोनों की डेथ हो जाएगी। या सन 1 को तब मिलेगा जब वाइफ की यानी मदर की डेथ हो जाएगी, तब इसे मिलेगा। अच्छा, अगर वाइफ की डेथ हो गई और यहाँ पर सन 1 है तो बाकी इन दोनों को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सन 1 को ही दिया जाएगा। सक्सेसिव नॉमिनेशन के केस में, परसेंटेज के केस में मैंने बता ही दिया है, जिस परसेंटेज में आप रखेंगे उस परसेंटेज के हिसाब से एलोकेट किया जाएगा। अब आ जाते हैं 16 अप्रैल से। ध्यान रखिएगा, आरबीआई अब 3 बैंक खाते बंद करने वाली है। 3 बैंक अकाउंट जो है वो बंद करने वाली है। आरबीआई द्वारा यहां पर जारी कर दिया गया है सभी बैंकों को ये आदेश कि अब इन 3 अकाउंट को आपको बंद करना है। लेकिन कौन से अकाउंट है ये समझ लीजिए। सबसे पहला है आपका डोरमेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा, अगर आप 2 साल से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो उस खाते को हम डोरमेंट अकाउंट कहते हैं। या आपने कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं किया, ना ही कोई पैसा डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है, ट्रांसफर किया है, 24 महीने तक लगातार आपका खाता जो है वो एज इट इज ही पड़ा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, तो 16 अप्रैल के बाद क्या होगा? यहाँ पर बैंक जो है आपका खाता डेबिट एंट्री जो है वो फ्रीज कर देगी। यानी आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। कोई भी नोटिस है, रिमाइंडर्स है, वो यहाँ पर आपको भेजे जाएंगे। इसके बाद आपका खाता बंद करा जाएगा। डायरेक्टली बंद नहीं किया जाएगा, आपको मेल, एसएमएस, मोबाइल के थ्रू जानकारी दी जाएगी। फिर भी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो आपका खाता फिर परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, जो बैलेंस है वो सेपरेट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये रोकना है तो उसके लिए क्या करना होगा? छोटा मोटा ट्रांजैक्शन कर दीजिए, अपनी केवाईसी को अपडेट करिए, ब्रांच में जाकर विजिट करिए, नेट बैंकिंग को यूज करिए, जिसके तहत आप अपना अकाउंट ऑपरेट वापस कर पाए। ध्यान रखिएगा, जब भी डोरमेंट अकाउंट होता है, यानी जब आपका अकाउंट 2 साल तक चल रहा है, तो कौन सी एंट्रियां मानी जाएगी, कौन सी नहीं मानी जाती, यानी जिससे आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। अगर आप कैश डिपॉजिट, विड्रॉल करते हैं, एटीएम ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक से करते हैं, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया है तो उस केस में डोरमेंट आपका नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है बैंक में, बैंक चार्जेस डेबिट हो रहा है, ऑटो डेबिट हो रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं माना जाएगा, वो इनएक्टिव रहेगा। 2 साल तक अगर आपने इंटरेस्ट या चार्जेस जो भी लग रहे हैं उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो आपका अकाउंट डोरमेंट कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा अकाउंट है जो यहाँ पर बंद होने वाला है? वो है इनएक्टिव अकाउंट। ध्यान रखिएगा, जो भी एक्टिविटी 12 महीने से अंदर
12 महीने से ज्यादा अगर आप कोई भी अकाउंट में नहीं कर रहे हैं तो उसके इसमें आपका खाता जो है वो इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इनएक्टिव और डोरमेंट में एक ही डिफरेंस है। इनएक्टिव का मतलब है 12 महीने से ज्यादा आपने खाते को कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है। डोरमेंट का मतलब है 24 महीने से ज्यादा आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ पर अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं तो उसके इसमें लेस सीरियस है डोरमेंट से, लेकिन रिस्की फिर भी ये रहेगा। ज्यादातर पीपल कंफ्यूज होते हैं इनएक्टिव और डोरमेंट को लेकर, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, बैंक यहाँ पर मॉनिटर करेगा कौन से अकाउंट इनएक्टिव है। अगर बार बार इनएक्टिव रहे हो तो उस केस में उनको यहाँ पर जो है वो डोरमेंट भी किया जा सकता है। 24 महीने के बाद डोरमेंट हो जाएगा और फाइनली आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा, लेकिन नोटिस भेजने के बाद। अच्छा, एक छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कर लीजिए, एटीएम से, यूपीआई से ब्रांच विजिट कर लीजिए या केवाईसी अपडेट करके आप खाता वापस रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तीसरा खाता कौन सा है जो बंद कराया जा सकता है, वो है जीरो बैलेंस अकाउंट। जहां पर आपने केवाईसी को जो है वो अपडेट अगर नहीं किया तो कई सारे ऐसे अकाउंट है, जैसे जनधन अकाउंट है, केवाईसी जो है छोटा मोटा केवाईसी करिए या पार्शियल केवाईसी करिए, या फिर अकाउंट खोलने के बाद वापस कभी भी आपने अपडेट किया ही नहीं है, केवाईसी करवाई नहीं है, तो ऐसे खाते जो जीरो बैलेंस अकाउंट है जिनको यहाँ पर आरबीआई द्वारा स्ट्रिक्टली बंद करने का आदेश है। अगर आप केवाईसी नहीं करवा रहे, एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो बैंक इनको क्लोज कर सकती है। अच्छा, आरबीआई सीरियस एक्शन क्यों ले रहा है? क्योंकि फ्रॉड के चांस हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चांस हो सकते हैं, टेम्पररी इलीगल ट्रांसफर हो सकते हैं। देखा गया है कई सारे ऐसे अकाउंट है जिनमें जीरो बैलेंस है, लेकिन कई बार उनमें ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो यहाँ पर गलत होते हैं। फ्रॉड को लेकर हो सकता है, स्कैम्स को लेकर हो सकता है, तो उसे रोकने के लिए आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। अच्छा, खाते को वापस एक्टिव करना है तो आधार, पैन, फोटो, एड्रेस ले जाना होगा, ब्रांच में विजिट करके खाता एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, आरबीआई ने लोन को लेकर यहाँ पर रिकवरी रूल जारी किए गए हैं। लोन के जो रिकवरी एजेंट है वो लोन का इंस्टॉलमेंट या फिर ब्याज लेने के लिए घर तक पहुंच जाते हैं। समझ लो रात के 12 बजे 11 बजे पहुंच गए या सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो यहां पर आरबीआई ने इस चीज को देखा है और अब नियम जारी किए गए हैं कि बैंक और एनबीएफसी को ध्यान रखना है रिकवरी एजेंट जो है वो क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये बताया गया। आपको फोन करना है या विजिट करना है बोरोवर के घर पे है तो उस केस में सिर्फ लोन के पेमेंट का रिमाइंडर आपको देना है, बाकी की फालतू बातें नहीं करनी है आपको। और समय दिया गया है सुबह के 8 बजे से लेकर 7 बजे तक आप शाम के जा सकते हो, विजिट कर सकते हो या कॉल वॉल करना है कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे पहुंच गए या रात के 12 बजे पहुंच गए, वो अलाउ नहीं है। और आपको प्यार से बात करनी होगी और विद रिस्पेक्ट के साथ फुल इज्जत आपको देनी होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर आप बेइज्जती नहीं कर सकते उसकी। यहाँ पर बोरोवर के एड्रेस पे ही आपको जाना है, तो लेबर वेबर के, एम्प्लॉयर के, किसी के भी एड्रेस में नहीं जाना। जहां पर बोरोवर का एड्रेस है, जिसने लोन लिया उसी के घर आपको जाना है और किसी के घर नहीं जा सकते। अच्छा, क्या क्या आपको नहीं करना है? फिजिकल हैरेसमेंट नहीं करना है आपको, थ्रेट फोर्स नहीं करना है या एब्यूज नहीं देना है, गालियां नहीं देनी है, मार पिटाई नहीं करनी है। अच्छा, मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं कर सकते आप, किसी के इंसल्ट करें, प्रेशर दे, ह्यूमिलेशन करें, 4 लोगों के सामने आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। अच्छा, ना ही उसको गलत समय पे कभी कॉल करेंगे, ना ही उनके कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, नेबर्स या एम्प्लॉयर को जो है वो यहाँ पर आप कॉल करके परेशान करेंगे, बताएंगे कि आपके रिश्तेदार ने पैसे लिए दे नहीं रहे, तो ये भी आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पर बोरोवर को पब्लिकली जो है वो यहाँ पर शेम यानी बेइज्जत नहीं कर सकते। इसी के साथ लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग कॉल अलाउ नहीं है, फेक लीगल थ्रेट आप नहीं दे सकते। अच्छा, अगर ये वायलेशन होता है तो उस केस में आप बैंक या एनबीएफसी को जानकारी दे सकते हैं, साथ में आरबीआई को भी जानकारी दे सकते हैं। अगर वायलेशन सीरियस रहा, फाइन लगाई जा सकती है या फिर जो लाइसेंस है वो सस्पेंड या कैंसिल भी किया जा सकता है रिकवरी एजेंट का। तो ये नए नियम है लोन रिकवरी को लेकर, अब यहां पर जो है बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं इनकम टैक्स में और बैंक में क्या लिमिटों में बदलाव हुआ है, कैश डिपॉजिट को लेकर, कैश विड्रॉल को लेकर। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, ध्यान रखिएगा अकाउंट टाइप चाहे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में हो, कैश डिपॉजिट करते हैं विद पैन के साथ या फिर विदाउट पैन के साथ, तो यहाँ पर लिमिट है 10 लाख की और यहाँ पर है 5 लाख की। यानी आधार के बेस पर यहाँ पर जो है वो अब आपको नोटिस आ सकती है 5 लाख से ज्यादा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपने बैंक में जाकर 5 लाख 6 लाख रुपए जमा कर दिए, तो इस केस में इनकम टैक्स की नोटिस आपको आ सकती है। अब आप बोलेंगे पैन कार्ड तो नहीं है, फिर नोटिस कैसे आएगी? तो आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, आपके कॉन्टेक्ट नंबर से सीधा आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा और आपके एड्रेस पे भेज के पैन कार्ड के साथ आपको नोटिस भी भेजी जाएगी। पूछा जाएगा ये पैसा आपने जमा करवाया है
तो आपकी इनकम तो होगी 5 लाख से, क्योंकि 4 लाख हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इससे क्रॉस कर गया तो आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी, इसका जवाब आपको देना होगा। प्रॉपर जवाब ना होने पे पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है। अच्छा, करंट अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो 50-50 लाख की लिमिट है। जमा करने के लिए भी 50 लाख की है, निकालने के लिए भी 50 लाख की है। अब लोग गलतियां क्या करते हैं, नॉर्मली ये जो सेविंग अकाउंट है वो सैलरीड पर्सन का होता है, लेकिन कई सारे ऐसे बिजनेस पर्सन है, करियाना स्टोर वाले, रिटेल शॉप वाले हैं, होलसेलर वाले हैं, जो यहाँ पर सेविंग अकाउंट में पैसा कैश सेल जमा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, कैश सेल आप जमा कर रहे हैं, कम से कम 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस तरह से आप कैश जमा कर देते हैं सेविंग अकाउंट में, जो आपको कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको करंट अकाउंट लेना जरूरी है, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर आपको अच्छी खासी 50 लाख की लिमिट मिल जाती है, वो भी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल को लेकर। तो आप करंट अकाउंट यूज करिए। सेविंग अकाउंट जो है वो ज्यादातर सैलरीड पर्सन या बिजनेस पर्सन नहीं है अगर आप, तो वो यूज करें। और सेविंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन आपको नहीं करने, ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे सस्पिशियस होगा, तो सीधी आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाएगी। लिमिट भी आपको बहुत कम मिलती है, 10 लाख की मिलती है पैन कार्ड होने पे, पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख की मिलती है। लेकिन करंट अकाउंट में आपको 50 लाख की लिमिट मिलती है, वो भी कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ दोनों के लिए। अच्छा, सेविंग अकाउंट में अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है, बिल का पेमेंट करें, कैश में कर रहे हैं या ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश में 1 लाख की लिमिट है और ऑनलाइन से 10 लाख की लिमिट है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख की लिमिट है। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख की लिमिट है। इससे ज्यादा क्रॉस हो गया तो जो भी बैंक है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, ये नई लिमिट है, इन लिमिटों के अंदर अगर आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट जैसे ही क्रॉस करेंगे वैसे ही आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अगला आ जाता है फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो सिर्फ नई एफडी की यहाँ पर बात करेंगे, रिन्यू एफडी की नहीं। यानी अगर आपने नई एफडी बनवाई है, नया एफडी अकाउंट हुआ है, तो उस केस में आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, चाहे आपने कैश में या ऑनलाइन मोड से एफडी बनाई है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, चेक से। तो 10 लाख से ज्यादा की अगर एफडी है तो उस केस में यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग होगी। मान लीजिए अगर आपने एक बैंक में FD1, FD2, FD3 बनवाई है, तीनों 5-5 लाख की है, तो यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन अलग अलग बैंक में बनवा रहे हैं, 5-5, 6-6 लाख की बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर एक बैंक दूसरे बैंक को रिपोर्ट नहीं करती है, इस वजह से यहाँ पर आप रिपोर्टिंग से बच जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल देखता है कि पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी आपकी बैंकें हैं, पूरे साल में आपने कितनी एफडी बनाई है, 10 लाख से क्रॉस कर गई है तो आपको नोटिस जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट हम बता रहे हैं फाइनेंशियल ईयर लिमिट है, और यहाँ पर चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी एक बार में आपने एफडी बनाई 5 लाख की, या आपने मल्टीपल टाइम 2-2 लाख रुपए करके आप एफडी बनवा रहे हैं, सभी को एक साथ पूरे साल में देखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, फ्लैट, शॉप, कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं, बाई करते हैं, सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, या ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर 45 लाख की लिमिट यहां पर रखी गई है एक साल में, चाहे आपका सेल कंसिडरेशन हो या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्यों ना हो। मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है आपकी 40 लाख और सेल कंसिडरेशन है आपका 45 लाख, तो इस केस में रिपोर्टिंग हो जाएगी। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है आपकी 50 लाख और सेल कंसिडरेशन है 30 लाख, तो भी आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। और दोनों ही 45 लाख से ज्यादा ही तो भी रिपोर्टिंग होगी, लेकिन दोनों अगर कम है तो उस केस में रिपोर्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया अकाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल से सभी को ट्रैक करने वाला है। ऐसी न्यूज जो है वो सोशल मीडिया पर फैली गई थी, जिसका क्लैरिफिकेशन जो दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कि ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को जो है वो 1 अप्रैल के बाद डिपार्टमेंट एक्सेस करने लग जाएगा। ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट ने साफ मना किया है कि यहाँ पर ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो रेगुलर बेसिस पर आपके प्राइवेट मेल, मैसेज, जो पोस्ट है वो देखेंगे। हालांकि नया इनकम टैक्स रूल जारी किया गया, जिसके अंदर एक प्रोविजन रखा गया है, अगर कभी भी सर्च या सीजर होता है तो उस केस में आप डिजिटल रिकॉर्ड को जो है वो यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा या वो एक्सेस कर सकते हैं। तो डिजिटल डाटा जैसे आपके ईमेल्स हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, क्लाउड स्टोरेज हो गया, या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया, जहां पर यह लग रहा है कि आपने कोई डाटा वहां पर रखा हुआ है, तो सर्च और इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए आप वो जो है डिपार्टमेंट जो वो मांग सकता है। पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट, हार्ड ड्राइव्स या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट ही मांगा जाता था, लेकिन अब डिजिटल डाटा भी मांगा जाएगा, लेकिन कंडीशन के साथ। पूरा ऊपर के जो सीनियर अथॉरिटी होते हैं उनका परमिशन लेनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, सीरियस सस्पिशियस होना चाहिए, या फिर अनडिस्क्लोज एसेट्स, कंसीलमेंट ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी डिजिटल डाटा जो है
वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियल रेगुलर बेसिस पर आपके मेल्स, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अकाउंट जो है टैक्स पेयर के वो लगातार देखता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। पावर है, पावर दी गई है, लेकिन कब, जब सर्च या इन्वेस्टिगेशन होती है तभी वो आपके एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई द्वारा यूपीआई पेमेंट को लेकर बदलाव आने वाला है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने प्रपोज किया है नए यूपीआई रूल के अंदर। अब यहाँ पर 10,000 रुपए से ज्यादा का अगर आप यूपीआई करेंगे तो 1 घंटे का डिले यहाँ पर अब आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि आपका जो डेबिट है वो इमीडिएटली कट जाएगा, जो भी सेंडर है सेंड कर रहा है वो इमीडिएटली पैसा कट जाएगा, लेकिन जो सामने वाला रिसीवर है उसको 1 घंटे के बाद पैसा मिलेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड जो वो यहाँ पर रखा गया है, ताकि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर कोई भी आपको लगे कि 3-4 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आपको लग रहा है ये गलत ट्रांजैक्शन आपने कर दिया है, तो उसको आप रुकवा सकते हैं या फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कब होगा? जब आप पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, आप एक से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, तब ये होगा। अगर कोई स्मॉल पेमेंट है, छोटी मोटी पेमेंट है, 100, 200, 300 रुपए की या क्यूआर पेमेंट है, वो यहाँ पर रेगुलर जो है वो होती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। यहाँ पर लोगों को स्कैम से बचाने के लिए, फोर्स ट्रांसफर बचाने के लिए ये किया गया। हालांकि ये फाइनल नहीं है, लेकिन अंडर डिस्कशन चल रहा है, तो आने वाले कुछ समय में ये लागू भी कर दिया जाएगा। अगला आ जाता है, फिक्स डिपॉजिट के नियमों में भी बदलाव किया गया है। आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट रूल्स में अपडेट किए गए हैं। यहाँ पर डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, स्मॉल एफडी जितनी भी होगी उनको 3 महीने के अंदर अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूरा दिया जाएगा और ब्याज आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। कई बैंकों में 6-6 महीने का रिस्ट्रिक्शन होता है कि 6 महीने तक आप एफडी जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते। 6 महीने के बाद आप ब्रेक कर पाएंगे, लेकिन वहां पर आपको प्रीमेच्योर पेनल्टी लगती है। अब आरबीआई नियम लेकर आई है, छोटी मोटी अगर एफडी है तो उस केस में 3 महीने से पहले भी आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। पैसा आपको पूरा दिया जाएगा, जो भी आप पैसा विड्रॉ करेंगे, ब्याज बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, विड्रॉ तभी कर पाएंगे अगर सीरियस इमरजेंसी है, जैसे क्रिटिकल पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स आ गई या बड़ा मेडिकल बिल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गई, तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट और मेडिकल प्रूफ जो है वो होना चाहिए। अच्छा, नया नियम जो है वो एग्जिस्टिंग एफडीज जो होंगी, पुरानी एफडी है, उस पर भी लागू होगा। अच्छा, अब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पूरा एफडी का जो टर्म्स है, जैसे कि क्या इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, एफडी विड्रॉल करने पर, प्रीमेच्योर विड्रॉ करने पर क्या पेनल्टी आपको लगेगी। अगर आपकी एफडी मैच्योर होती है तो इससे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी एफडी मैच्योर होने वाली है। ऑटोमेटिक यहाँ पर बैंक जो है वो अब रिन्यू नहीं करेगा, परमिशन लेनी होगी। कई बार क्या होता था, बैंक यहाँ पर आपकी एफडी जैसे मैच्योर होती थी, अगले दिन अगर आप नहीं आते या जिस दिन आपकी मैच्योर हो रही है उस दिन नहीं आए, नेक्स्ट दिन आए, तो उस केस में ऑटो रिन्यू करवा देती थी बैंक, यानी आपकी फिर से 5 साल की एफडी कर देती थी। अब वहां पर क्लाइंट को यह दिक्कत आती थी, जब वो अपना पैसा लेने जाता था तो वहां पर बैंक उन्हें मना कर देती थी कि आपकी एफडी तो ऑलरेडी चल रही है, आपकी एफडी रिन्यू हो चुकी है। तो वहां पर कस्टमर को दिक्कत आती थी, एफडी तुड़वानी पड़ती थी, अलग से प्रीमेच्योर ब्याज देना पड़ता था, जिसकी वजह से नुकसान उसी का हो जाता था। अब आरबीआई ने कहा है कि जिसकी एफडी है वही डिसीजन लेगा, वही अथॉरिटी है। अगर आपको एफडी रिन्यू करवानी है तो सबसे पहले कस्टमर को बताना होगा, इंटीमेट करना होगा, नोटिस देनी होगी। अगर कस्टमर एग्री करता है तभी आप जो है रिन्यू करें, अदरवाइज आपको नहीं करनी है। अच्छा, एफडी के टर्म्स और कंडीशन जो है वो अब क्लियर और ट्रांसपेरेंट होंगे, ताकि कस्टमर को समझ में अच्छे से आए। तो ये कुछ बदलाव जो है वो सेविंग अकाउंट को लेकर किए गए हैं। अब इन पर नए नियम जो है वो लागू हैं, तो ध्यान रखिएगा, नए नियमों के तहत अब आरबीआई द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा 1 अप्रैल से ये नियम लागू किए गए हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।